अपनी भावी पत्नी को मुझे सफलतापूर्वक अगवा करने देने के लिए मैं उस चौराहे पर गया जहां पिछले जन्म में मुझे उठाया गया था और जमीन पर लेटकर इधर उधर लौटने लगा। हा हा। आह। ये सही नहीं लग रहा, बिल्कुल सही नहीं लग रहा। अगले ही पल जाने कहां से काले सूट में 4 बॉडीगार्ड प्रकट हुए और मुझे सावधानी से उठाकर कार में बिठा दिया। मिशन पूरा हुआ। सोने का समय हो गया, सोने का समय हो गया। जब मैं जागा और इस जाने पहचाने कमरे को देखा तो मैंने अपने हाथ रगड़े। शुई बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। क्या वह ओवर एक्टिंग थी? मैंने चुपचाप अपने आसपास का जायजा लिया। पिछले जन्म की कहानी के मुताबिक यह महिला शायद यहां आसपास कहीं छिपकर देख रही होगी। मैं धीरे से बिस्तर से उठा, अपना माथा थपथपाया और कैजुअल अंदाज में बुदबुदाने का नाटक किया। ओच, मेरा सिर इतना क्यों घूम रहा है? मैंने छुपकर इधर उधर देखा। हमेशा की तरह सन्नाटा था। मैंने अपनी आवाज थोड़ी तेज की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं मरने वाला हूं? क्या वह यहां नहीं है? असंभव, पिछले जन्म में तो वह यहीं पास में थी। क्या मेरी एक्टिंग इतनी बेअसर है? अच्छा, तो फिर अब असली ड्रामा दिखाने का वक्त आ गया है। द्वान स्टाइल एक्टिंग मेथड शो शुरू होता है। मैंने कमजोर होने का नाटक किया और वापस बिस्तर पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। कोई रिएक्शन न देखकर मैंने सोचा, मैं थक गया हूं, ये औरत अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही? बस, मैं पलटकर बैठ गया। पता नहीं मैं बहुत देर तक लुढ़कता रहा या मेरी सारी ताकत खत्म हो गई थी। मेरा बायां पैर दाएं पैर से उलझ गया और मैं सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। धत तेरे की, ये फर्श कितना ठंडा है। मैंने जल्दी से उठकर खुद को संभाला। किसी ने देखा तो नहीं है ना? इससे मेरी हैंडसम और कूल इमेज का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, तो तुम अभी भी सामने नहीं आओगे है ना? मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ डोरनॉब पर पहुंचा, किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली और मैं सीधे पीछे बिस्तर पर जा गिरा। बिस्तर के पास खड़ी महिला को देखकर मैंने कहा, मुझे बचा लो। बचा लूं? तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? बिस्तर के पास खड़ी महिला को देखकर मेरी आंखों में जीत की चमक आ गई। देखो जरा, अब और काबू में नहीं रह पाई है ना? शुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हूं कहां दर्द हो रहा है? मैंने उसे अपने छिले हुए लाल हाथ और घुटने दिखाए। मैं बस गिर गया, बस इतना ही। मुझे यहां कौन लाया? जाहिर है मैं। मेरी एक्टिंग वाकई एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल पिछले जन्म जैसी। रुकिए, कुछ तो अलग लग रहा है। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर उसे डरा दिया? मैंने उठकर खुद को संभाला और किस करने के लिए आगे झुका। गुई ने अपनी नाजुक उंगली मेरे होठों पर रख दी। आचेन, आज तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। क्या हमें पहले थोड़ी बातचीत नहीं करनी चाहिए? बात करने के लिए है ही क्या? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी होगी तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। तुम्हें मेरी जरा भी दया क्यों नहीं आ रही? लेकिन यह महिला साफ तौर पर किसी और सोच में डूबी हुई थी। गुई ने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। उस गर्म स्पर्श ने उसे एक अवास्तविक एहसास कराया। यह सचमुच जीता जागता आचेन है। यह सोचकर कि पिछले जन्म में आचेन को किसी और ने बचा लिया था, उसका मन करता है कि वह उसे आज्ञाकारी बनाकर अपने पास ही रखे। लेकिन अगर वह ऐसा करेगी तो वह कभी उस पर मुस्कुराएगा नहीं। पिछले जन्म में, क्योंकि उसने आचेन को कैद कर लिया था, वह तब से उससे छुपता फिर रहा था। जाने दो, इस जन्म में मैं उसे जाने दूंगी। गुई ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। तुम जा सकते हो। मैं एकदम सन्न रह गया। रुकिए, ये क्या बकवास है? पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यह क्या हो रहा है? इस औरत ने अचानक अपना स्वभाव क्यों बदल लिया? मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठा रहा। गुई, तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करती? मैंने मन में सोचा, थोड़ा बेचैन और परेशान होते हुए। क्या बात सिर्फ साथ रहने की नहीं है? बस एक बार कह दो और मैं मान जाऊंगा। क्या हमें वाकई पिछले जन्म वाले पुराने रास्ते को ही दोहराना होगा? रुको, नहीं, आचेन के स्वभाव के हिसाब से वह भला यहां कैसे रुक सकता था? ये सोचते हुए उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और मुझे प्यार से धक्का दे दिया। उस धक्के के साथ मैं पीछे की तरफ गिर गया। ये औरत जरा भी नहीं बदली है। अभी जो हुआ वह शायद मेरे पुनर्जन्म का कोई बटरफ्लाई इफेक्ट था। क्या तुम अब से मेरे साथ रहोगे हैंडसम? जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। उन आंखों ने मेरी प्रतिक्रिया को गौर से देखा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या यह वही प्लॉट नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? ठीक है, जब तुम मुझे अपने साथ रखने को तैयार हो ही तो मैं यहीं रहकर तुम्हारा साथ दूंगा। अगर दूसरों को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो वे सिर्फ मेरी किस्मत से जलेंगे। मुझे ठीक ठीक याद नहीं था कि गुई की कंपनी कितनी बड़ी है। मुझे बस इतना याद था कि जिस साल मैंने मनोरंजन इंडस्ट्री में कदम रखा था, उसने एक एंटरटेनमेंट एजेंसी खरीदी थी और सिर्फ 3 साल में उसे एक टॉप टियर पावर हाउस बना दिया था। उन 3 सालों में उस पर एक भी विवाद नहीं आया था। हालांकि ऐसा लगता है कि मेरे डेब्यू में भी ठीक 3 साल ही लगे थे। मुझे इस हालत में देखकर वह महिला पूरी तरह अक्की बक्की रह गई। यह सब मेरी उम्मीद से इतना अलग क्यों है? आचैन, ये तुमने खुद कहा है। अब अपनी बात से मुकरना मत।
जब मैं अगली सुबह जागा तो मेरे बगल की जगह खाली थी। औच, मेरी बेचारी पीठ। ये औरत वाकई बहुत ताकतवर है। वॉक इन क्लोसेट में जाकर मैंने पुरुषों के उन कपड़ों को देखा जो बिल्कुल मेरी पसंद के थे। मैं जानता था ये औरत सिर्फ भौंकती है, काटती नहीं। मेरा फोन बजा। यह मेरे मैनेजर फुयाक्सिन का फोन था। पिछले जन्म में जब पूरे इंटरनेट पर मुझे साइबर बुल किया जा रहा था, तो वही इकलौता इंसान था जो लगातार मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहा था और मेरा नाम साफ करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से बाद में उसने किसी अनजान शख्स को नाराज कर दिया था। उसके परिवार पर एक भयानक त्रासदी आई और इस वजह से वह मानसिक रूप से टूट गया। अंत में वह कभी उबर नहीं पाया। ये सोचते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे त्रासदियां ज्यादातर उसी वजह से थीं क्योंकि उसका संबंध मुझसे था। मैंने कॉल रिसीव की। फुयाक्सिन की आवाज सुनाई दी। अरे ना समझ, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर क्या गया। तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना तगड़ा है? क्या तुम ना समझ हो या तुमने कभी दुनिया देखी ही नहीं? तुम इतनी आसानी से जाल में कैसे फंस गए? मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं कंपनी में तुम्हारा मैनेजर हूं। किसी ने तुम पर भरोसा नहीं किया? चेन, सिर्फ मैं था जिसे लगता था कि तुम में कुछ बात है। चीजें आखिरकार संभलने लगी थीं, लेकिन इस वाकये के बाद चेन, आगे की राह और भी कठिन होने वाली है। मैं 1 सेकंड के लिए सन्न रह गया। फुयाक्सिन ने मुझ पर बिल्कुल शक नहीं किया था। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मुझे फंसाया गया है। मैंने चुपचाप उसकी पूरी डांट सुनी। सॉरी, इस बार मैंने लापरवाही कर दी। सांस छोड़ते हुए, असल में मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मैं जाल में फंसा ही नहीं था। याक्सिन अपने जाने पहचाने गुस्से के साथ एक पल के लिए रुका। उसे तो अब तक पूरी कहानी पूछने के लिए पागल हो जाना चाहिए था। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम इस वक्त कहाँ हो? जल्दी से कंपनी पहुंचो। उसने यह पक्का करने के बाद कि मेरा मूड ठीक है, राहत की सांस ली और फोन काट दिया। मैंने कैजुअली न्यूज हेडलाइन स्क्रॉल की। ट्रैफिक स्टार ने रिसोर्सेज के बदले गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मैंने नीचे स्क्रॉल किया और नीचे लिखा हुआ नाम धीरे धीरे सामने आ गया। मैंने फोन काटा और नीचे गया। तभी देखा कि बटलर सम्मान के साथ कार का दरवाजा खोल रहा है। मुझे लगा था कि वह पागल औरत पहले ही कंपनी जा चुकी होगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और उसकी आंखों में झांका। चेन, कहाँ जा रहे हो? मेरे मैनेजर ने मुझे कंपनी में बुलाया है। परिवार का पेट पालने के लिए पैसे कमाने ही पड़ेंगे ना। तुम पहले से ही मेरे साथ हो। तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरा पैसा तुम्हारे खर्च करने के लिए काफी नहीं है? यह कहकर वह मेरे बेहद करीब झुक गई। मैंने उसे देखा। ओह माय गॉड, कोई कितनी खूबसूरत है। लेकिन क्या हम अभी भी अपने रिश्ते को गुप्त नहीं रख रहे हैं? अगर एक दिन तुम्हें लगे कि तुम मुझे नहीं चाहती, तो क्या मुझे इसके लिए पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? गुई ने काफी देर तक मुझे घूरा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसका क्या मतलब था। क्या नहीं करोगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरी तरफ देखा और कहा, प्यार से अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जुई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर कभी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने अचानक जोरदार तरीके से ब्रेक मार दिए। एक जोरदार धड़के के साथ मेरा माथा सीधे विंडशील्ड से जा टकराया। मैं पूरी तरह बेखबर था। हम अभी अभी साथ आए हैं और तुम अभी से ब्रेकअप की सोच रहे हो? क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें असहज कर दिया या तुम्हें इस पर पछतावा होने लगा है? मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। भला मुझे पछतावा क्यों होगा? इसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। गुई ने हल्की सी हंसी के साथ कार दोबारा स्टार्ट की और सीधे मेरी कंपनी के गेट तक ड्राइव करके ले गई। मैं जल्दी से उतरने की फिराक में था, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और मेरे हाथ में एक कार्ड ठूंस दिया। मैं इतना भावुक हो गया कि रो ही पड़ता। गुई, तुम सबसे अच्छी हो। मैंने इसे पकड़ा और जल्दी से अपनी जेब में ठूंस लिया। बाय गुई, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। मैंने कॉल करने का इशारा किया, मुड़ा और बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। गुई ने पीछे से धीरे से कहा, ऑफिस से छुट्टी मिलते ही मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। दरवाजा तक पहुंचने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी भूमिकाएं उल्टी हो गई हैं? मैंने भ्रमित होकर पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह चुपचाप खड़े होकर मुझे देख रही थी। मेरा दिल अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। फुयाक्सिन कंपनी के एंट्रेंस पर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। कल की घटना सामने आते ही पत्रकारों का एक झुंड नीचे डेरा डाल चुका था। मुझे दुआन चेन को रोकना होगा। मैं उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहने दे सकता। लेकिन तभी उसे उसके जूनियर का एक मैसेज मिला। भाई शेन, वह पहले से ही ऑफिस के अंदर हैं। फुयाक्सिन पूरी तरह हैरान रह गया। वह अंदर कैसे पहुंचा?
मैंने उसे देखा क्यों नहीं, और पत्रकारों ने भी उसे नहीं रोका। फुयाक्सिन घबराते हुए ऊपर भागा। मैं आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। मेरे लिए कोई काम धाम है या नहीं? फुयाक्सिन ने मुझे देखा। मेरे पास कुछ अंदर की खबर है, तुम एक नजर डाल सकते हो, और कल रात के बारे में भी। इससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। तुम्हारा नया शो कैंसिल हो गया है। उसने बैठकर अपना सिर खुजाया। इंटरनेट की याददाश्त सिर्फ 3 सेकंड की होती है। हर बार जब तुम स्क्रीन से गायब होते हो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी नीचे गिर जाती है। वैसे भी तुम्हारे पास मौके कम थे, और अब तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। कोई बात नहीं, नतीजा पिछले जन्म जैसा ही है। लेकिन पिछले जन्म में मैं इस बात से इतना परेशान था कि मैंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया था। लियन हाई ग्रुप अगले मंगलवार को एक ऑडिशन आयोजित कर रहा है। पिछले जन्म में द्वान परिवार ने मुझे सांत्वना देने के लिए कहा था कि मैं घर पर आराम करूं, और इस खबर को पूरी तरह छुपा कर रखा। उन्होंने मुझे तब बाहर आने दिया जब कास्ट फाइनल हो चुकी थी। उस वक्त मैं बहुत भावुक हो गया था, उनकी चाल से पूरी तरह बेखबर था। लेकिन वह ड्रामा बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। विलेन को छोड़कर बाकी हर एक एक्टर रातों रात स्टार बन गया। हर एक कलाकार शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। इस जन्म में मुझे जो सबसे पहली चीज बदलनी है, वह यह है कि मुझे उस ऑडिशन में हर हाल में शामिल होना है। फुयाक्सिन ने देखा कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। उसने गहरी सांस छोड़ी। थोड़ा जोश दिखाओ यार। तुम्हारे पास स्टेज पर जाने के पहले से ही बहुत कम मौके हैं। अगर तुम अब इसके लिए नहीं लड़े, तो भगवान भी तुम्हारे करियर को नहीं बचा पाएंगे। उसने कुछ स्क्रिप्ट्स निकाली। देखो, इनमें से तुम्हें क्या पसंद है? अगले 2-3 दिनों में इनके लिए ऑडिशन की तैयारी करो। मैंने सिर हिलाया। मेरा टारगेट पहले से तय है। मैं लियन हाई के ऑडिशन में जाऊंगा। फुयाक्सिन की आंखें फटी रह गईं। तुम सीरियस हो? मैंने सुना है कि उस ऑडिशन में कुछ ही सीटों के लिए कम से कम 1000 लोग लड़ रहे होंगे। वहां कई ए लिस्टर्स और बी लिस्टर्स भी होंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम उनसे मुकाबला कर लोगे? मैंने गंभीरता से कहा। यही तो वजह है कि मुझे वहां जाना चाहिए। भले ही 1000 में से एक ही मौका हो, लेकिन इन बेकार की स्क्रिप्ट्स पर समय बर्बाद करने से तो यह बहुत बेहतर है। यह कहकर मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। फुयाक्सिन मेरी पीठ को देखता रहा, चिंता और आहें भरते हुए। ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो करो। वैसे भी एक और असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नीचे देखा तो मेरा फोन फिर बज रहा था। यह मेरे पिता द्वान मुइन का फोन था। मैं उपहास किए बिना नहीं रह सका। मुझे पिछले जन्म की एक एक बात याद है। मैं एक अनाथालय में पला बढ़ा था। बाद में द्वान परिवार मुझे यह दावा करते हुए ढूंढने आया कि मैं उनका खोया हुआ जैविक बेटा हूं। मैंने परिवार को पूरी ईमानदारी से अपनाया, लेकिन द्वान मुइन ने मुझे कभी परिवार का हिस्सा नहीं माना। जब मेरे साथियों ने मुझे दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया और पूरे इंटरनेट पर मेरी छवि धूमिल कर दी, तो न केवल उन्होंने मेरा नाम साफ करने से इनकार कर दिया, बल्कि सांत्वना देने के बहाने मुझे घर में नजरबंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अक्सर मुझे बिजनेस पार्टियों में यह कहकर घसीटा कि इससे मेरा दायरा बढ़ेगा, भले ही वे जानते थे कि मेरा पेट खराब है। उन्होंने हर बार मुझे जबरदस्ती भारी शराब पिलाई, जिससे मेरी सेहत पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे सभी एक्टिंग रिसोर्सेज और मौकों को उन्होंने चुपचाप झपट लिया और अपने दूसरे बेटे को ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने अकेले ही मेरे उज्जवल एक्टिंग करियर को तबाह कर दिया और मुझे बीमारी व अंतहीन साइबर बुलिंग के बीच चौराहे पर छोड़ दिया। पिछले जन्म का सारा दर्द द्वान परिवार द्वारा सावधानी से रचा गया षड्यंत्र था। कदम दर कदम मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पिछले जन्म की शिकायतें और नाराजगी मेरे दिल में गहराई से उतरी हुई थीं। यह द्वान मुइन की अंतहीन चालें ही थीं, जिनकी वजह से पिछले जन्म में गुई ने मुझे बचाने के लिए खुद पर सारे झूठे इल्जाम ले लिए थे। इतनी कोमल और खूबसूरत लड़की का अंत कितना भयानक हुआ था। भला मैं पूरे द्वान परिवार से नफरत क्यों न करूं? मैंने फोन उठाया। मैंने अपना गला खरखराया। क्या है? द्वान मुइन ने उम्मीद के मुताबिक बहुत फिक्र दिखाने का नाटक किया। मैंने इंटरनेट पर सब कुछ देखा डैड। तुम पर भरोसा करते हैं। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं किसी को तुम्हें लेने भेजता हूं। मैंने ठंडे दिमाग से मना कर दिया। जरूरत नहीं है, कंपनी पहले से ही इसे संभाल रही है। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। फुयाक्सिन पास से मुझे देख रहा था। मैं एक बॉस की तरह खड़ा था, फिर भी मेरा लहजा किसी ऐसे शख्स जितना दयनीय था जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। उसका रिएक्शन देखने लायक था। उसने बुदबुदाया, क्या तुम कम से कम थोड़ा सा नाटक तो ढंग से कर सकते हो? मुझसे भी नहीं देखा जा रहा। तकलीफ कैसी? तुम मेरे बेटे हो, द्वान परिवार की भविष्य की उम्मीद हो। तुम मेरी उस पत्नी का इकलौता खून हो जिसे मैंने इस दुनिया में खो दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? उसने इतने धार्मिक गुस्से के साथ बात की। मैंने मन में उपहास किया। अगर वाकई तुम मेरी रक्षा करना चाहते तो इंटरनेट पर फैली हुई अफवाहें अब तक साफ हो चुकी होती। द्वान चेन, क्या तुम सुन रहे हो? मैंने उसे स्पीकर पर डाल दिया। द्वान मुइन ने दूसरी तरफ अपना ढोंगी नाटक जारी रखा। हाल ही में इंटरनेट बहुत जहरीला हो गया है। कंपनी में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा।
तुम घर क्यों नहीं आ जाते और कुछ दिन आराम क्यों नहीं करते? मैंने बहुत संभल कर, यहां तक कि थोड़ा दबंग अंदाज में जवाब दिया। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं कुछ सामान लेने वापस आ सकता हूं? यह कहते हुए मैंने टेबल से दूध का एक घूंट गटक लिया। द्वान मुइन हंसा। सामान लेने? एक बार तुम द्वान परिवार के दरवाजे के अंदर आ जाओ तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बेशक आ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी अब तुम्हें कोई अच्छा रोल नहीं देगी। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़कर घर क्यों नहीं आ जाते और फैमिली बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेते? द्वान मुइन ने ऐसे जताया मानो उसे सचमुच किसी उत्तराधिकारी की सख्त जरूरत है और वह अपने बेटे के सपनों का बहुत बड़ा समर्थक है। मैंने तुरंत हैरानी का नाटक किया। सच में? मैं पहले ही इस हालत में हूं, अब वापसी करना मुश्किल होगा। इससे अच्छा है कि मैं आपसे कंपनी चलाना सीख लूं। द्वान मुइन का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम नहीं कमाना चाहते थे? खुद पर जोर मत डालो। आज रात मेरी एक पार्टी है, वहां कई जाने माने डायरेक्टर होंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। भला मैं परिवार की संपत्ति उसे कैसे सौंप सकता हूं? वह द्वान परिवार का बिजनेस संभाल ही नहीं सकता, वह इसके लायक भी नहीं है। वो यैक्सन स्पीकर पर आवाज सुन रहा था। वह समझ गया कि क्या करना है और उसने चुपचाप मुंह से इशारा किया। कह दो कि तुम सोचोगे। उसने लापरवाही से मेरी हामी भरने के अंदाज को देखा। कॉल कटते ही फुई याक्सिन ने अपनी छाती पर हाथ रखा। आचेन, मुझे मत बताना कि तुम किसी रईस खानदान के कोई रईसजादे हो जो सिर्फ जिंदगी का मजा लेने यहां आए हो। अगर सच में ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास अभी भी हालात सुधारने का कोई मौका है? मैंने अपना फोन साइड में फेंक दिया। मैं सिर्फ एक बड़े परिवार द्वारा गोद लिया गया शख्स हूं, बस। हम उन पर निर्भर नहीं हैं, हम खुद पर निर्भर हैं, समझे? मैंने ऐसे बात की जैसे किसी बच्चे को डांट रहा हूं। यह कहने के बाद मैंने चुपचाप खुद पर हंसा। क्या मैं इस वक्त गुई के सपोर्ट पर निर्भर नहीं हूं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और एक सफल करियर बनाऊंगा। भविष्य में गुई की ठीक से रक्षा करने की बारी मेरी होगी। बाद में द्वान मुइन मुझे लेने के लिए किसी को भेजेगा। मेरे पास द्वान परिवार की हवेली में कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन एक बार जाने के बाद वहां से निकलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा द्वान परिवार पार्टी में जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। मैं सोच रहा था कि वहां से कैसे बचूं, और तभी मुझे अपनी बेबी की याद आ गई। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं बस गुई को बुला लूंगा। थोड़ी ही देर में द्वान परिवार के लोग उम्मीद के मुताबिक पहुंच गए। पिछले जन्म की तरह इस बार द्वान मुइन खुद आया था। ध्यान खींचने के डर से उसने खास तौर पर पिछले दरवाजे पर इंतजार किया था। द्वान मुइन ने एक नकली मुस्कान बिखेरी। चलो, बहुत से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इंतजार कर रहे हैं। मैंने मन ही मन खुद को कोसा। पिछले जन्म में मैं उसके पाखंडी और असली चेहरे को क्यों नहीं पहचान पाया था। पार्टी में बहुत से लोग थे, मैं उसके बगल में चल रहा था, लेकिन मेरा ऑरा जरा भी कमजोर नहीं था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। पिछले जन्म में इस वक्त मुझे गुई ने घर में बंद कर रखा था। बाद में जब मैं भागा था तो मैं वाकई ऐसी ही एक पार्टी में आया था। तब मैंने द्वान मुइन के इंतजामों को माना और वह शराब का गिलास पी लिया था। जब मैं अगली सुबह जागा तो मैं बदनाम स्कैंडल्स के ढेर में घिरा हुआ था। दूसरी पार्टी बहुत ठंडी और उपेक्षापूर्ण थी और उसने मुझे एक मामूली सा छोटा रोल थमा दिया था। तब से उन लोगों की नजरों में मैं एक ऐसा नौसिखिया बन गया जिसे आसानी से दबाया और इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रेसिडेंट ली तुमसे मिलना चाहती हैं। इंडस्ट्री में उनका काफी प्रभाव है, जाओ उनसे थोड़ी बातचीत करो। डैड हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। मैंने उसका नकाब वहीं पर नहीं उतारा। जिस पल मैंने शराब का गिलास उठाया, मेरी सतर्कता तुरंत बढ़ गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि शराब का यह गिलास एक जाल था। सच में? फिर से? क्या वे कोई नया तरीका नहीं सोच सकते? मैंने तमाशा देखने का इंतजार कर रही उपहासपूर्ण आंखों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैंने सहजता से शराब का गिलास वापस द्वान मुइन को थमा दिया और उसके पास रखी चाय उठा ली। मुझे खेद है प्रेसिडेंट ली, मैंने सेफालोस्पोरिन ली है, इसलिए मैं शराब नहीं पी सकता। डैड मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें मेरे लिए यह गिलास पीने दीजिए। आप इतने उदार हैं, आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने अपनी चाय का कप उठाया। मैं शराब के बजाय चाय से आपकी टोस्ट करता हूं। द्वान मुइन घबराने लगा। आखिरकार हर कोई अच्छी तरह जानता था कि उस ड्रिंक में क्या मिलाया गया था। क्या हुआ डैड? क्या आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? ये सिर्फ एक गिलास शराब है, आप मना तो नहीं करेंगे ना? प्रेसिडेंट ली का चेहरा ठंडा पड़ गया। यंग मास्टर द्वान, क्या आप इस पार्टी में मेरा अनादर करने की योजना बना रहे हैं? द्वान मुइन का चेहरा काला पड़ गया। यह सिर्फ एक गिलास शराब है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैंने तुम्हारे लिए यह अवसर पाने के लिए कितनी मेहनत की है। प्रेसिडेंट ली को नाराज मत करो। मैंने शराब का गिलास उसकी तरफ धकेल दिया। तो फिर इसे पीने में क्या समस्या है? यह तो वही बात हुई कि जब आपने कहा था कि कोई आपके अपने जैविक बेटे की बराबरी नहीं कर सकता, तो वो सब झूठ था। द्वान मुइन के हाथ में शराब का गिलास थमा दिया गया। वह गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। प्रेसिडेंट द्वान, आपका बेटा बहुत समझदार नहीं है, मुझे हमारे सहयोग पर पुनर्विचार करना होगा।
प्रेसिडेंट ली ने यह बात जोर से कही, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ गणनात्मक चमक थी। मैंने तुरंत घबराने और चिंतित होने का नाटक किया। ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट ली, आपने अभी तक यह नहीं देखा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए लाभ ला सकता हूं। प्रेसिडेंट ली मन ही मन खुश हुई, लेकिन उसने एक अहंकारी मुखौटा पहन लिया। तो क्या तुम इसे पीने वाले हो? मैंने कठिनाई से शराब के गिलास को देखा और अपनी किस्मत स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। हर कोई तमाशा देखने के लिए तैयार था, लेकिन मैं शराब की टेबल की ओर बढ़ा, ताजा खुली हुई लाल वाइन की एक बोतल उठाई और अपने लिए एक गिलास भर लिया। डैड, दूसरा गिलास पकड़े हुए हैं, इसे वापस लेना ठीक नहीं होगा। इस गिलास को मेरी तरफ से आपको टूस्ट समझें। यह कहने के बाद मैंने इसे एक ही सांस में गटक लिया। दुआन मुइन इतना गुस्सा था कि उसने लगभग अपना गिलास तोड़ ही दिया था। मैं असल में शराब को ज्यादा नहीं संभाल सकता, भले ही मैंने पिछले जन्म में अपनी क्षमता बढ़ा ली थी। इस जन्म में मैंने मुश्किल से एक बूंद छुई है। मैंने अपना फोन देखने के लिए एक पल लिया। गुइन ने जवाब नहीं दिया था, वह शायद व्यस्त होगी। लगता है मुझे थोड़ी देर और टिके रहना होगा। प्रेसिडेंट ली ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैंने देखा कि प्रेसिडेंट ली जिस तरह से मुझे देख रही थी वह बिल्कुल ठीक नहीं था, और मेरी सतर्कता तुरंत बढ़ गई। मुझे डर है कि शराब के इस गिलास में भी कोई जाल है। लेकिन जैसे ही वह मुझे छूने वाली थी, कमरे का दरवाजा जोर से धकेला गया। उस महिला के चेहरे पर गहरी नाराजगी थी और एक भारी दबाव पूरे कमरे में छा गया। कमरे का जीवंत माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। हर कोई चुपचाप आने वाले मेहमान को देखने लगा। उनके दिल सदमे से कांप उठे। वह महिला प्रेसिडेंट गुई थी। भले ही उन्होंने पहले निमंत्रण भेजा था, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अलूफ और शक्तिशाली प्रेसिडेंट को वाकई पहुंच जाएगी। प्रेसिडेंट ली ने तुरंत अपना शराब का गिलास पकड़ा और अत्यधिक सम्मान और घबराहट के साथ उनका स्वागत करते हुए कहा, आप जानते हैं प्रेसिडेंट गू के हमारी उपस्थिति से सम्मानित करने पर हमें इस जगह को बहुत बेहतर सजाना चाहिए था। उसने मन में खुद को थप्पड़ मारा। ऐसी चापलूसी करने का मौका और मैंने इसे अपने हाथ से जाने दिया। आसपास के किसी शख्स ने सूखी अजीब सी हंसी हंसी। हमने वाकई उम्मीद नहीं की थी कि प्रेसिडेंट गु अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारी छोटी सी डिनर पार्टी में शामिल होंगी। गुई ने शुरू से अंत तक उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस ठंडे भावशून्य भाव से पूरे कमरे पर नजर डाली। आचेन ने अभी मुझे टेक्स्ट किया और यहां आने को कहा। मैं लेट हो गई हूं, इसलिए मैं एक ड्रिंक पीकर खुद को सजा दूंगी। मिस लिन ने भी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया। अपना गिलास उठाया और एक सांस में गटक लिया। कृपया सम्मान का आसन ग्रहण करें। समझदार व्यक्ति ने उसे तुरंत बिल्कुल बीचों बीच पहुंचा दिया, कमरे की सबसे आकर्षक सीट। गुई ने पूरे कमरे का ध्यान खींच लिया। पार्टी का माहौल तुरंत ठंडे शून्य पर आ गया। पास खड़े किसी शख्स ने भ्रम में दूसरे के कान में फुसफुसाया, यह महिला कौन है? अपनी आवाज धीमी रखो। वह गुई परिवार की गुई हैं। उस समय उनका अपने परिवार से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। वह घर से भाग गई थीं और उन्होंने खरोंच से अपना बिजनेस खड़ा किया था। कुछ ही सालों में उन्होंने इसे ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया कि गुई परिवार भी उनसे डरता है। हाँ, मैंने सुना है कि अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी दमन का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी ठोस व्यावसायिक सूझबूझ और वैध संचालन के बल पर मजबूती से पैर जमाए। अब इंडस्ट्री में हर कोई उनका सम्मान करता है। दुआन मुइन ने देखा कि उसके आसपास के बड़े दिग्गज एक ही महिला के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस महिला की पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। उसने तुरंत अपना शराब का गिलास उठाया और उत्साह से उसके पास गया। नमस्ते, मैं द्वान ग्रुप का सीईओ हूं। यह आपसे मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। इस आवाज को सुनकर गुई ने अनजाने में अपना सिर घुमाया। जिस चेहरे पर अब तक सबकी उपेक्षा की जा रही थी, उस पर एक हल्की मुस्कान आ गई। द्वान मुइन का दिल खुशी से उछल पड़ा। गुई ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। यह उनकी पहली मुलाकात कैसे हो सकती है? तुम वही थे जिसने हर मोड़ पर आचेन के खिलाफ साजिश रची, उसे बहुत अन्याय सहने पर मजबूर किया और लगभग उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुई ने कैजुअल अंदाज में अपने पास रखी लाल वाइन की बोतल उठाई। द्वान मुइन आगे बढ़ा, बेहद गर्व महसूस करते हुए। मुझे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी। इन सभी लोगों में से इस महिला ने वास्तव में मुझे पसंद किया। उसकी पसंद बहुत अच्छी है। प्रेसिडेंट ली लियन ने सक्रिय रूप से बोतल उठाई और उसका गिलास भर दिया। द्वान मुइन ने अपना गिलास उठाया और एक ही सांस में पी लिया। आसपास के सभी लोग औपचारिकताएं निभाने के लिए आगे आए। गुई चुपचाप द्वान मुइन को देखती रही। जैसे जैसे उसने सामाजिक बाध्यता के तहत एक के बाद एक गिलास पिए, द्वान मुइन के पेट में असहजता की लहरें उठने लगीं। द्वान मुइन ने आगे बढ़कर अपना पेट सहलाया। यह अहसास वास्तव में असहनीय था। ली इयान ने नाराजगी में कहा, क्या हुआ? क्या तुम प्रेसिडेंट गू को चेहरा नहीं दे रहे हो? द्वान मुइन पूरी तरह लाचार था। उसे लगा कि उसका पूरा पेट शराब की दुर्गंध से भर गया है। अचानक उसकी नजर साइड में तमाशा देख रहे मुझ पर पड़ी। मैं चाय का कप पकड़े हुए था।
अपनी महिला को शांत और आराम से देख रहा था। गुई वाकई बहुत कूल है, जैसे कि उस महिला से उम्मीद थी जिसे मैंने पसंद किया था। आचैन, यहां आओ, प्रेसिडेंट गू से मिलो। द्वान मुइन की मुद्रा को देखकर यह स्पष्ट था कि वह इस मुसीबत को मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहा था। मैं जरा भी नहीं डरा। मैं एक चमकीली मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट गू, ये मेरे बेटे हैं। आप दोनों की उम्र लगभग एक जैसी लगती है, तो आप थोड़ी और बातचीत क्यों नहीं करते? एक ही उम्र के लोगों के पास बात करने के लिए ज्यादा चीजें हो सकती हैं। द्वान मुइन साइड से मुस्कुराया, फिर अनियंत्रित रूप से शराब की महक वाला डकार ले बैठा। मैं इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाकर द्वान चेन को यह दिखा सकता हूं कि मैं सच में उसकी परवाह कर रहा हूं। प्रेसिडेंट गू, मेरी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शराब नहीं पी सकता। मैं देख रहा हूं कि मेरे डैड अभी भी पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो क्यों ना आप उन्हें अपने साथ शराब पीना जारी रखने दें। मैंने अपनी महिला के सामने सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव को ठुकराने में जरा भी संकोच नहीं किया। आसपास के लोगों ने सदमे में सांस रोकी। इस लड़के को वाकई इस बात का अंदाज नहीं है कि ये कोई नौसिखिया बछड़ा है जो शेरों से नहीं डरता। क्या वह जानता भी है कि वो किसे ठुकरा रहा है? लेकिन उस महिला ने अपना सिर घुमाया, मुझ पर एक नजर डाली और धीरे से सिर हिलाया। उसने सचमुच ऐसे ही हामी भर दी। द्वान मुइन की आंखों में नाराजगी की एक चमक दौड़ गई। नहीं, अगर मैं ऐसे ही पीता रहा तो बाद में अस्पताल पहुंच जाऊंगा। द्वान मुइन के चेहरे पर संघर्ष का भाव आ गया। महिला ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी सुंदर उंगलियों ने लाल वाइन के गिलास को हल्के से छुआ, बस उसे पकड़े हुए और अपने हाथ में खेलती रही। माहौल तुरंत दमघोंटू हो गया। गुई अपनी कुर्सी पर आलस से बैठी थी, मुझे देख रही थी। जब मैं बेधड़क मुस्कुरा रहा था, वह थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई। रुको, पिछले जन्म में आचैन गुस्सा क्यों नहीं हुआ था? उसने तो अपने डैड की वजह से मुझसे कई बार लड़ाई की थी। मैं इस वक्त बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मेरा दिल अचानक एक बीट चूक गया। ओह क्रैप, ओह क्रैप! क्या मेरी शुई को यह लगेगा कि मैं नालायक बेटा हूं? क्या मुझे इस वक्त एक अच्छे बेटे होने का नाटक करना चाहिए और थोड़ी फिक्र दिखाने जाना चाहिए? गुई ने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं, यह देखकर कि द्वान मुइन बिना कोई कदम उठाए काफी देर से झिझक रहा है। गुई ने बात शुरू की, चूंकि तुम अब और नहीं पी सकते, तो बस अपनी टेबल पर रखा गिलास खत्म करो। द्वान मुइन ने अविश्वास से गुई को देखा, फिर अपनी तरफ, उतना ही हैरान खड़े लियन को देखा। वह सब कुछ जानती है। गुई ने उनकी खामोश नजरों के आदान प्रदान को नजरअंदाज कर दिया। दबाव को न झेल पाने की वजह से द्वान मुइन ने शराब का वह गिलास पी लिया। बोरिंग! उसने अपना हाथ उठाया, अपनी उंगलियों को देखते हुए कैजुअल अंदाज में कहा, तुम्हें वाकई नहीं लगा कि तुम बहुत चालाक बन रहे हो, है ना? मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। मुझे माफ करना, मेरे डैड ने आपको परेशान किया है। मुझे उम्मीद है कि आप दिल पर नहीं लेंगी। वह बूढ़े हो रहे हैं और कुछ नहीं जानते। गुई मुस्कुराई, प्यार से मुझे देखते हुए। जब मैं आगे बढ़ा, क्या उसे यह युवा लड़का पसंद आ गया है? मैंने महसूस किया कि मैंने जो लाल वाइन का गिलास पिया था, वह मेरे सिर पर चढ़ रहा था। मेरा सिर थोड़ा घूम रहा था। उसने मुझे सहारा देने का मौका लिया और कोमलता से कहा, आचेन, तुम्हें अगली बार इस तरह की ड्रिंकिंग पार्टी में जाने की अनुमति नहीं है। गुई ने एक बातचीत के लहजे में मुझे आदेश दिया। उसने अपने लाल होठों को हल्के से सिकोड़ा। आचेन, तुमने पिया है? गुई का चेहरा तुरंत काफी हद तक काला पड़ गया। उसने गैस का पेडल फर्श तक दबा दिया। शराब मेरे सिर पर चढ़ रही थी और मुझे अपना पूरा शरीर चक्कर खाता हुआ और भारी महसूस हो रहा था। गुई ने मेरी स्थिति को गहराई से महसूस किया, कार की गति धीमी कर दी और जितना संभव हो सके उतने सुचारू रूप से ड्राइव किया। उसने खुलेआम और बेधड़क मुझे घूरा, चेहरे पर मिठास से भरे मुस्कान के साथ। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और चुपचाप उस पर नजर रखी, क्योंकि वह मेरे हैंडसम लुक पर सम्मोहित थी। उसकी जलती हुई नजर के नीचे मैंने नशे में होने का नाटक करना शुरू कर दिया, कराहते हुए और शिकायत करते हुए कि कितनी गर्मी है। हाँ चैन, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम कैसे दिख रहे हो? गुई ने हल्के से अपने होंठ काटते हुए पूछा। बात करते हुए वह कार का एसी चालू करना नहीं भूली। मैंने अपना सिर घुमाया और उलझन में उसे देखा। तुम बिना यह जाने ही मुझे चिढ़ा रही हो, गुई ने खुद से बुदबुदाया। ऊपर से मैंने अभी भी एक भ्रमित चेहरा बनाए रखा, लेकिन वास्तव में मेरा दिल पहले ही खुशी से खिल रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने बिल्कुल नहीं किया। गुई ने कार को सड़क किनारे लगाया और धीरे धीरे मेरे करीब झुक गई। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें खींचकर सीधे घर ले जाने के लिए कितनी बेताब थी? मैंने अचानक एक अनुचित सवाल पूछा। तुमने अभी अभी मेरे डैड के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? अचेन नहीं जानता कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था। वह यह भी नहीं जानता कि जिस पिता का वह इतना सम्मान करता है, वह अंततः उसे पूरी तरह निगल जाएगा। क्या मुझे इस मामले के बारे में उससे अभी बात करने की कोशिश करनी चाहिए? गुई अचानक चुप हो गई।
कार का माहौल संदेहास्पद से पूरी तरह शांत हो गया। यह सोचते हुए गुई ने सीधे बात शुरू की। आचेन, क्या तुम जानते हो कि मैंने आज कुछ चीजों की जांच की? गुई ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय धीरे धीरे मुझे किसी और चीज के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने उलझन में उसे देखा। तुम बेवकूफ हो। वे लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं और सभी संबंधित नकली जानकारी पहले ही पूरी तरह साफ कर दी गई है। मेरा आचेन कितना दयालु है। तुम अंदाजा क्यों नहीं लगाते कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? मैंने एक आज्ञाकारी और प्यारे बड़े पपी की तरह अपना सिर हिलाया। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला इंसान द्वान मुइन है। गुई ने धीरे से मेरे कान में सच्चाई फुसफुसा दी। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं? मैंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। मेरे हाथ सीट बेल्ट को इतनी कसकर पकड़ रहे थे कि मेरी नसें उभर आईं। और फिर मैंने आगे बढ़कर अपने सामने बैठी महिला को धक्का दे दिया। ठीक मेरी उम्मीद के मुताबिक। क्या शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस है। मैंने मन ही मन अपनी तारीफ की। गुई ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे एक बार में स्वीकार कर लूंगा। वह बस मुझे पहले से एक हेडअप देना चाहती थी। उसने मुझे प्यार से चूमा, जबकि मैं अपनी सीट पर एक दयनीय त्यागे गए छोटे पपी का नाटक करते हुए बैठा रहा। मैं जानता था कि गुई के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। वैसे भी मैंने द्वान मुइन के साथ इतना समय नहीं बिताया था। ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ कुछ साल ही था। गुई की बातों ने मेरे दिल में शक का बीज बो दिया था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और धीरे से बुदबुदाया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे डैड ऐसा न करें। इस दुनिया में वही मेरा इकलौता परिवार बचे हैं। गुई ने आगे बढ़कर मेरा सिर सहलाया, मुझे शांत करते हुए। अच्छा लड़का बनो आचेन, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैंने सावधानी से उसे देखा। सच में? गुई के होठों पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। बेशक ये सच है। भविष्य में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो क्या तुम कभी मुझे छोड़ोगी? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार करते हुए। गुई ने मुस्कुराती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। बेशक नहीं, लेकिन यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया, फिर महिला का छोटा हाथ पकड़कर उस पर एक चुंबन दिया और उदास लहजे में जारी रखा। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी बची हो। गुई ने मुझे शांत करने के लिए मेरा हाथ थपथपाया और उसके बाद ही उसने कार को फिर से स्टार्ट किया। गुई की आंखें संतुष्टि से भरी थीं। मेरा चेन इस जन्म में केवल मेरा हो सकता है। मैं चुपचाप बैठा था, अपने अभिनय कौशल से बेहद संतुष्ट। मेरी शुई मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत जल्द मैं मुस्कुरा नहीं सका। महिला ने पूरे रास्ते घर तक गाड़ी भगाई और मुझे घसीटते हुए सीधे बेडरूम में ले गई। अगली सुबह मेरी नींद मेरे फोन की रिंग से खुली। मैंने कॉलर आईडी पर नीचे देखा। ओह माय गॉड, क्या यह मेरा घटिया डैड नहीं है? कल वह शराब का गिलास पीने के बाद आज भी उसके पास मुझे कॉल करने की ऊर्जा बची है। मुझे थोड़ा दया भाव महसूस हुआ। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आ चैन। वह आवाज चिंता और बेचैनी से भरी थी। हाँ, मैंने सुस्त अंदाज में जवाब दिया। द्वान मुइन ने फिक्र जताने का नाटक करते हुए कहा, यह लड़का इतना शांत क्यों लग रहा है? उन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? अरे तुम इस वक्त कहाँ हो? एल्विस एमएसयू ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? इस पाखंडी चिंता को सुनने से मुझे थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैंने गहराई से भावुक होने का नाटक किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी इतनी परवाह करेंगे डैड। उन्होंने कल मेरे साथ चीजें मुश्किल नहीं बनाई। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि कुछ दिनों में उनकी हवेली में उनका साथ देने जाऊंगा। फिर उसने मुझे सड़क के किनारे छोड़ दिया। मैंने ये बात इसलिए कही ताकि उसे ये बता सकूं, तुम द्वान परिवार में मुझे कैद करने का विचार छोड़ दो। द्वान मुइन ने अपने अभी भी दर्द करते पेट को सहलाया। उसके दिल में थोड़ा अविश्वास था। मैं इस हाल में अंत हुआ और यह लड़का पूरी तरह से ठीक है? क्या उसने वाकई तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई? नहीं, वह मेरे लिए काफी अच्छी थी। बस एक वेटर ने उसे बताया कि किसी ने वाइन में कुछ मिला दिया था। डैड, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मैंने एक कैजुअल बेपरवाह लहजे में कहा। द्वान मुइन का दिल अचानक एक बीट चूक गया। वह हकलाया, कौन सी वाइन? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। क्या ली यान ने कसम नहीं खाई थी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है? किसी ने इसे कैसे देख लिया? वह बेकार औरत। क्या होगा अगर गुई मेरे इस घटिया बेटे को देखे और उसे पता चल जाए कि मैंने द्वान चेन को ड्रग देने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची है? यह एक आपदा होगी। जैसे ही द्वान मुइन ने इसके बारे में सोचा, उसके चेहरे पर ठंडे पसीने बहने लगे। क्या प्रेसिडेंट गु ने कहा कि वह कौन था? मैंने एक भ्रमित लहजे में पूछा। नहीं, उसके यह कहने के बाद उसने सिर्फ यह कहकर फोन काट दिया कि जब तक तुम ठीक हो। कटी हुई कॉल को देखते हुए मैं बहुत अच्छे मूड में था। मैं धोने के लिए धीरे से बिस्तर से बाहर निकला। मेरे दिल में थोड़ा सा पछतावा महसूस हुआ।
मेरी शुई का बिस्तर इतना बड़ा और नरम है, मैं इस पर हर दिन सो सकता था और कभी नहीं थकता। आह, क्या अफसोस है, हमने अभी तक अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए मेरे लिए यहाँ लंबे समय तक रहना सुविधाजनक नहीं है। धोने के बाद मैं लिविंग रूम में चला गया, जहां बटलर ने मुझे रोक लिया। उसके ट्रे पर सादी कांजी और हैंगओवर सूप था। मिस्टर द्वान, सबसे बड़ी मिस ने इसे बनाने का आदेश दिया था। बटलर ने साइड से कहा। मैं बाद में बाहर जाकर नाश्ता करने की योजना बना रहा था। मेरी गुई कितनी विचारशील है। मैंने कल पिया था, इसलिए मेरा पेट इस वक्त थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि मेरी आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। क्या गुई जानती थी कि मेरा पेट खराब है? क्या एक सामान्य नाश्ते में उबले हुए ब्रेड और साइड डिश नहीं होने चाहिए? यह सिर्फ यह अविश्वसनीय रूप से सरल सादी कांजी क्यों है? मेरी झिझक को देखकर बटलर ने विचारपूर्वक मुझे याद दिलाया। मिस्टर द्वान, कृपया आश्वस्त रहें। सादी कांजी और हैंगओवर सूप दोनों को विशेष रूप से सबसे बड़ी मिस द्वारा रसोई घर द्वारा ताज़ा तैयार करने का आदेश दिया गया था। यह सुनकर हैंगओवर सूप पकड़े मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। यह बटलर वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित है। मैंने इसे जल्दी से खत्म कर लिया क्योंकि मुझे अभी भी काम संभालना था। मैं सीधे दरवाजे पर गया, जहां ड्राइवर ने सम्मान के साथ मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। सबसे बड़ी मिस को आज काम निपटाना है। उसने मुझे आपको यह बताने के लिए कहा है कि वो आपको काम पर नहीं छोड़ पाएगी। उसे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर सकते हैं। ड्राइवर ने अपनी बात टैक्टफुली कही, हालांकि उसके दिल में थोड़ी घृणा छिपी थी। सबसे बड़ी मिस, क्या वह इस आदमी से थोड़ा ज्यादा प्यार नहीं कर रही है? मैंने सीईओ को कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा, और इतने विनम्र रवैये के साथ भी वह काम में व्यस्त है और उसे छोड़ नहीं सकती। फिर भी वह इसके लिए माफी मांगती है। कार की सीट में मसाज फंक्शन ने मुझे पूरी तरह से आराम दिया। मैंने संतोष में सिर हिलाया, अपना फोन खोला, उसका संपर्क पाया और कार में ठीक से बैठे हुए अपनी एक तस्वीर ली। मैंने इसे भेज दिया। मैं उठ गया हूं, आज कड़ी मेहनत करने का एक और दिन है। उसने बहुत जल्दी जवाब दिया, बेटा अगर तुम थक जाओ तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। लाइन के बीच में पढ़ने पर इसने एक दबंग लेकिन मीठी छोटी पटनी का वाइब दिया। इसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे काम पर जाना सिर्फ जीवन का अनुभव लेने का एक तरीका है। मैंने पूरी संतुष्टि में एक ओके स्टिकर भेजा और एक बेहतरीन मूड में कंपनी की ओर चल पड़ा। यक सिंह सुबह से ही ऑफिस में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज कंपनी ने उस पर एकतरफा दबाव डाला। अगर वह जल्द ही अच्छे परिणामों वाला कोई कलाकार पेश नहीं कर सके तो उसे और उसके नाम के तहत सभी कलाकारों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर निकलना होगा। पुज याक सिंह ने लंबे समय तक सोचा। बाकी कुछ लड़के वास्तव में पूरी तरह साधारण थे। हर कोण से देखने पर एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह इस वक्त भरोसा कर सकता था वह वास्तव में केवल द्वान चेन था। मेरे जिद्दी और विद्रोही रवैये के बारे में सोचते हुए फुक्सिंग को सिरदर्द हो गया और उसने अपने कनपटी को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। भगवान भला करे, कृपया लियनहाई के क्रू के लिए कास्टिंग को जल्दी खत्म होने दें ताकि यह द्वान चेन की उम्मीदों को पूरी तरह से कुचल सके और उसे ठीक से काम करने के लिए मजबूर कर सके। फुयिंग बेचैन था, खड़ा होकर आगे पीछे चक्कर काट रहा था। तभी उसने संयोग से दरवाजे के बाहर लोगों को बात करते सुना। कल उस बॉस के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? क्या वह तुमसे संतुष्ट था? क्या उसने तुम्हें कोई रोल आवंटित किया? बात करने वाला शख्स तांग फेओ था, जो फुयिंग के साथ ही कंपनी में शामिल हुआ था। भले ही तांग फेओ भी एक नवागंतुक था, लेकिन वह पहले से ही एक तरह से प्रसिद्ध कलाकार पैदा करने में कामयाब रहा था। फुक्सिंग अपने दिल में बहुत अच्छी तरह जानता था कि मनोरंजन इंडस्ट्री में वैसे भी भयंकर मुकाबला है। अगर कोई नवागंतुक कोई रोल पाना चाहता था तो उन्हें या तो ठोस पेशेवर कौशल और संचित कनेक्शन पर भरोसा करना पड़ता था, या उन्हें कुछ अंडरहैंड शॉर्टकट का उपयोग करना पड़ता था। कंपनी में प्रसिद्धि के थोड़े से भी अंश वाला कोई भी कलाकार लगभग हमेशा किसी न किसी शक्तिशाली परिवार का समर्थन रखता था। फुयिंग ने संकट में अपनी ठुड्डी सहलाई। अभी अभी उसके दिमाग में उगे गंदे विचारों को महसूस करते हुए उसने खुद को फियर्सली कोसा। फुयिंग, तुम अपने स्वार्थ के लिए द्वान चेन के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। चेन एक ऐसा स्टार बनने जा रहा है जो वास्तव में लोगों द्वारा प्यार किए जाने के योग्य है। मुझे बेहतर है कि मैं ये जांचने जाऊं कि क्या कोई अन्य क्रू है जिसे अभी भी अभिनेताओं की जरूरत है। लेकिन उसके पूछताछ करने और ऑफिस लौटने के बाद उसने मुझे सोफे पर कैजुअलिटी से अपने फोन पर खेलते हुए देखा। जैसे ही वह मेरे बगल में बैठा, तांग फेओ ने संयोग से दरवाजा धक्का दिया और अंदर आ गया। हम दोनों को खाली सीढ़ियों के साथ वहां बैठे हुए देखकर उसने एक अपमानजनक हंसी हंसी। उसके शब्द अत्यधिक व्यंग्य से टपके थे। मुझे बताओ, लोगों के बीच का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हम बिल्कुल एक ही स्कूल के सहपाठी थे। मैं खराब छात्र पहले से ही परिणाम दे चुका हूं, लेकिन एक निश्चित सीधे छात्र के बारे में क्या क्या चल रहा है? मैंने तुम्हारी तरफ से कोई हलचल क्यों नहीं देखी? फुयिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन उसका खंडन नहीं कर सका।
इसलिए उसने अपना सिर फिर से झुका लिया। एक अच्छे छात्र और बुरे छात्र के बीच का अंतर पहले ही खुद को दिखा चुका था। एक अच्छा छात्र इस तरह की छोटी सी उपलब्धि पर कभी गुमान नहीं करेगा। दूसरों के सामने इतना अहंकारी और दबंग होने की तो बात ही क्या है। मैंने अपने हाथ में चाय के कप को धीरे से टेबल पर रखा, मन में अपनी तारीफ की। हे हे, मैं वाकई एक चालाक छोटा जीनियस हूं। मैं जानता हूं कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और लोगों को कैसे रोस्ट करना है। हुयिंग चिंतित लग रहा था। वह वास्तव में द्वान चेन के लगातार बड़बड़ाते मुंह को बंद करना चाहता था। क्या तांग फेओ इस स्तर पर हम दोनों के आहत करने लायक कोई व्यक्ति है? अगर कंपनी बाद में कोई फैसला लेती है तो हम दोनों निश्चित रूप से कंपनी से बाहर निकाले जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास दिखाने के लिए पूंजी है। तांग फेओ ने मुझे व्यंग्य से भरी नजर से देखा, फिर फुइयिंग की तरफ सिर घुमाया। वह अच्छा छात्र जो हमेशा इतना ऊंचा और शक्तिशाली रहता था, अब मेरे सामने बहुत विनम्र और दब्बू अभिनय कर रहा है। बहुत बढ़िया लगता है। बहुत जल्दी मत मनाओ। पासे पलटते हैं और किस्मत बदलती है। जो जाता है वह वापस आता है। कौन जानता है, शायद ज्यादा समय नहीं बीतेगा इससे पहले कि जो चीजें तुम दिखा रहे हो वे दूसरे लोगों की नजरों में पूरी तरह बेकार हो जाएंगी। मैंने एक जम्हाई ली और धीरे से अपना फोन नीचे रख दिया। फोन की स्क्रीन पर एक वेब नॉवेल प्रदर्शित था जिसे मैं स्क्रॉल कर रहा था। खैर, तो मैं निश्चित रूप से इसका इंतजार कर रहा हूं। एक मैनेजर जिसके सभी कलाकार निराशाओं का एक गुच्छा हैं, वह किस तरह के चमकदार परिणाम पैदा कर सकता है। हांग फेऊ का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। यह देखकर कि मुझे जरा भी परवाह नहीं थी, उसने जारी रखा। मेरे नाम के कलाकार वास्तव में सुस्त हैं। तुम सारा दिन सिर्फ एक्टिंग की पढ़ाई करते हो और मनोरंजन समाचारों का पालन करते हो, कुछ लोगों द्वारा प्रबंधित कलाकारों के विपरीत, जिनके पास वास्तव में इस समय उपन्यास पढ़ने का समय है। बाइंग साइड से एक ठंडी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। चाहे तुम वास्तव में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, मुझे लगता है कि तुम अपने दिल में सबसे अच्छी तरह जानते हो। तांग फेओ ने ठंडी हंसी हंसी, फिर मुड़ा और सड़क पर गुस्से से निकल गया। क्या वह सिर्फ पूंजी के समर्थन पर निर्भर नहीं है? फुयिंग ने उसके जाते हुए कदमों को कोसा। अगर वे कभी उसके अनुबंध को समाप्त करते हैं तो वह सड़क पर सिर्फ एक आवारा कुत्ता बन जाएगा। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे गंभीरता से सलाह दी। द्वानचेन, ये अच्छी बात है कि तुम उसके हाथ नहीं पड़े, अन्यथा वह निश्चित रूप से तुम्हें किसी गंदे बिजनेस में खींच लेता। बेहतर है कि तुम खुद को साबित करो और अपनी कला को पॉलिश करने पर कड़ी मेहनत करो, अन्यथा अच्छे संसाधन मिलना मुश्किल होगा। बेशक फुइंग उस आखिरी हिस्से के साथ आधा मजाक कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह बात करता रहा उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। मैं अपने पैरों को क्रॉस करके सोफे पर बैठा था, अपने हाथों में उपन्यास को नीचे देख रहा था। कल गलती से किसी चीज से टकराने की वजह से मेरी गर्दन पर थोड़ा लाल निशान था। फुयक्सिंग्स की सांसें अटक गईं। द्वान चेन, मुझे सच बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे मत बताना कि तुम हाल ही में किसी के साथ शामिल हो गए हो। सब कुछ उगल दो, क्या हुआ? मेरी गर्दन पर इशारा करने वाला हाथ धीरे धीरे नीचे आया। ये कैसे संभव है? मैंने अपना सिर हिलाया लेकिन उपन्यास पढ़ना बंद नहीं किया। मुझे वह मत बताओ, तुम्हारे शरीर पर उन निशानों के साथ फुइंग के चेहरे पर मैं कल पैदा नहीं हुआ था। मुझसे झूठ मत बोलो वाला भाव था। मैंने बेचारगी से आह भरी। मैंने वास्तव में यह सिर्फ एक रोल के लिए नहीं किया, मैं कई सारे रोल्स और उस महिला के वास्तविक स्नेह को लक्षित कर रहा हूं। फुयक्सिंग के दिमाग को पूरी तरह शॉर्ट सर्किट होते हुए देखकर जो मैंने अभी कहा उसे प्रोसेस करने में असमर्थ, मैंने मन में सोचा, हर जगह मृत अंत से टकराने के बजाय एक पतली संभावना का इंतजार करने से बेहतर है कि पहले एक ऐसा मंच ढूंढा जाए जो वास्तव में मेरी क्षमताओं को पहचानता हो। अपनी जगह पक्की करने से शुरुआत करना, एक समय में एक कदम। फुयिंग ने अपने बगल की टेबल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अपने पैरों पर थोड़ा अस्थिर महसूस करते हुए। द्वान चेन, तुम पागल हो गए हो। चलो मुझे बताओ कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे मत बताना। यह वह व्यक्ति है जो पहले ट्रेंडिंग सर्च से नीचे नहीं उतरता था। वह व्यक्ति तुम्हें किस तरह के रोल दे सकता है? मेरे मुंह का कोना थोड़ा मरोड़ा। मैंने इनकार करने के लिए अपना मुंह खोला। नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह आदमी इसके लायक है? फुयिंग की अभिव्यक्ति बदलती रही। क्या यह हमारी कंपनी का कोई बॉस है? फुयिंग ने अपने दिल में अनुमान लगाया। द्वान चेन आमतौर पर कहीं नहीं जाता है और वह बहुत कम लोगों को जानता है। यह कौन हो सकता है? मैंने एक त्वरित मानसिक खोज की। ऐसा लगता है कि मेरी शुई की कंपनी के साथ थोड़ी साझेदारी है। चूंकि वे एक साथ काम करते हैं, मुझे लगता है कि वह एक बॉस के रूप में गिनती है। इसलिए मैंने सिर हिलाया। हमारे मैनेजर? फुयिंग ने संकोच से पूछा। नहीं, मैंने इनकार किया। तो जनरल मैनेजर? मैंने इनकार करना जारी रखा। नहीं। फुयिक्सिंग का चेहरा थोड़ा डरावना दिखने लगा था। मुझे मत बताना, यह एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। न तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। मैंने अपना सिर हिलाना जारी रखा। फुयिक्सिंग का दिल
एक बीट चुक गया। तब सीईओ फू यिक सिंह का चेहरा अब जटिल भावनाओं की एक तस्वीर था। उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने कंपनी में गुई की स्थिति के बारे में सोचा। मुझे मत बताना ये बोर्ड डायरेक्टर है। फुइंग का प्रकटन मेरे शरीर पर पहले के निशानों को देखने की तुलना में और भी अधिक हैरान करने वाला था। ओह मैन, कमरा घूम रहा है। टेबल मुझे थामने के लिए पर्याप्त नहीं है। जल्दी करो, मुझे एक बिस्तर लाओ। ये सुनने के लिए मुझे लेटने की जरूरत है। मैंने एक पल के लिए सोचा,